आपको जहाँ 14 MNA भी दिए कराची ने आपको, उस तरह की जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बल्कि मुझे शायद ये भी शिकायत है कि खान साहब कोई एक दो शब्द यहाँ क़याम नहीं करते ताकि खुद देख सकें कि इस शहर का क्या हाल है, सूबे का तो छोड़िए। अच्छा देखें, इसके अंदर मुजाहिद भाई मुख्तलिफ ज़ाहिर है ज़ाविया हो सकता है बात को देखने का। जिस तरफ से मैं देखता हूँ तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत वो काम कर रही है जो उसकी आईनी जिम्मेदारी भी नहीं है। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? इसकी गवाही दे रहे हैं वज़ीर आला सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह। उन्होंने एक से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने गिला किया, शिकवा किया, तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये वफाक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है, वो यहाँ गलियों नालियों के अंदर काम कर रही है। तो इस कराची के अवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए वफाक वो जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश कर रहा है जो उसकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका तो हमारा जो सियासी हरीफ है वो इसकी बात की गवाही दे रहा है और बार बार इस बात की गवाही दे रहा है। हमारे मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का हिस्सा हैं, उनके ऊपर अमल दरामद तेजी से हो रहा है। जल्द मैंने सितंबर के अंदर इसका 1 साल पूरा होगा। आप इंशाअल्लाह ताला हम आपको भी ज़ाहिर है साथ लेके चलेंगे सबको, और हम बताएंगे कि 5 जो मंसूबे हैं उस पर क्या ठोस अमल दरामद हुआ है और ज़मीन पे किन मंसूबों पे क्या क्या काम हो चुका है। तो कराची को नजर आएगा ग्रीन लाइन मंसूबा बहुत बड़ा था। और आप देखें आधा शहर, आपको तो पता है, नॉर्थ नाजाबाद से लेकर ये गुरु मंदिर तक खुदा पड़ा है और 2016 में मुकम्मल होना था। 15 या 20 अरब का था, अब शायद 50 अरब से ऊपर चला गया। एक ग्रीन लाइन है। फिर KCR पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं खुद शेख रशीद साहब के साथ बैठा सिटी स्टेशन से, उन्हें घुमाया, वजीर मेंशन तक गए। दोलखत जो हाल था उसका वो भी वैसा। यानी 2 बड़े थे जिससे कराची की अक्सरियत आबादी को बेनिफिट पहुंच सकता था। इनमें से एक भी हो जाता, जिस तरह वो कहते हैं ना पंजाब वाले, जी हमने मोटरवे चला दी, आप जंगला कहते रहे। इनमें से मैं उस पर नहीं आऊँगा K4 पे वाले पे। ये 2 बहुत बड़े मंसूबे हैं ना असद भाई, इसके कितनी डेटें दी जा चुकी हैं? अच्छा, इन दोनों की बात कर लेते हैं। एक तो जिस KCR को आप KCR कह रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं शेख रशीद के साथ आप बैठ के गए थे, उसको शायद आप और मैं जो है अपनी जवानी में लोकल ट्रेन कहा करते थे। जिस KCR की हम बात कर रहे हैं जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का हिस्सा है, अब ये पता नहीं कि वो उस वक्त आप लोकल में जो बैठते थे तो टिकट लेते थे कि नहीं लेते थे, वरना स्टूडेंट्स अक्सर जो है बगैर टिकट की सफर करते थे। तो वो पकड़े भी जाते थे। अच्छा, हम जो है KCR की बात करें, वो एक जदीद इंटरसिटी रेल ट्रांजिट का मंसूबा है। ये वो मंसूबा है जिसपे मुस्तफा कमाल ने अपने मेयर होने के वक्त बहुत इसके ऊपर कोशिश की, नहीं कर सके। जनरल मुशर्रफ के होते हुए वो मंसूबा नहीं हो सका। उसके बाद जरदारी साहब की हुकूमत आई जो अपने आप को, और मेरे ख्याल में सही कहते थे कि कराची वाला कहते थे, सेंट पैट्रिक्स के पढ़े हुए थे, कराची में ज्यादातर जिंदगी गुजरी थी, उनकी हुकूमत नहीं कर सकी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, खैर उनका कराची में इंटरेस्ट ही कोई नहीं था, सो उन्होंने वो कुछ नहीं कर सके। हम उस मंसूबे की बात करें और इंशाअल्लाह ताला वो मंसूबा है, वो उसकी जो कंसल्टेंसी है उसकी रिपोर्ट हमारे पास इस महीने आ जाएगी। उसके ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अगले चंद माह के अंदर आप देखेंगे बिडिंग हो रही होगी और सैकड़ों अरबों रुपए का वो मंसूबा जो है उसके ऊपर काम शुरू होगा। जहां तक ग्रीन लाइन की बात है, ग्रीन लाइन की बसें जो है वो चाइना से जो इस माह के आखिरी हफ्ते में या अगस्त के पहले हफ्ते में कराची पोर्ट पर पहुंच जाएंगी। उनका टेस्ट रन जो है वो अगस्त के महीने में शुरू हो जाएगा। सितंबर में आपको बसें चलती भी नजर आएंगी और या सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर आपको कमर्शियल ऑपरेशन उसका होता हुआ नजर आएगा। और कोई सड़क खुदी भी नहीं है, उसका जो फिजिकल सिविल स्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। उसके जो ऑपरेटर है उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, ऑपरेटर ऑन बोर्ड है, वो ड्राइवर्स रिक्रूट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, उनका सॉफ्टवेयर जिससे वो चलना है उसका काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। बसों का मैंने ऑलरेडी बता दिया। सो ये दोनों मंसूबे, एक तो इंशाअल्लाह ताला अगले 2 महीने में हम और आप जो है दोनों बस पे साथ सफर करेंगे। ठीक है, चलिए वो वक्त आए कि मैं और आप दोनों बस पे साथ सफर करें। आजकल तो खैर इसमें किसी और वक्त एक और, मैंने सिंध के एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे, दानिश्वर थे, गवर्नमेंट से करीब होते हैं, बैठा था दोपहर को, शायद ऐसे मैंने ये नहीं कहा कि आपसे मुलाकात है, वो कहते हैं जी आप इन हुकूमत से ये पहुँचे, और मैं तो खैर आदाद शुमार का आदमी नहीं हूँ, मैं तो देहाती ज़बान जानता हूँ, आपको पता है सियासत वगैरह की। कहते हैं जी PhD है, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं उनमें जी जो कंपेयर करें ज़्यादा KP में लगते हैं या पंजाब में।
सिंध में अगर 3 साल में उन्होंने हमें क्या दिया, कितना दिया जो हमारा हक था, उमर साहब? अच्छा सर, ये मैं बड़ी तफसील से आदादो शुमार में आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा उस तफसील में तो नहीं जाता, लेकिन फीकस आबादी के लिहाज से तीनों साल में सिंध को पंजाब से ज़्यादा पैसा मिला है फेडरल PSDP के मंसूबों से। तो बॉटम लाइन तो मैं आपको यहाँ से शुरू कर दूँ। जिस बात का बहुत गिला था, जो वज़ीर आला ने बेतहाशा गिला किया, वो ये कह रहे हैं कि हमारी मर्जी के मंसूबे क्यों नहीं हो रहे। कुछ मंसूबे ऐसे भी हैं जो सिंध हुकूमत के दिए हुए मंसूबे हैं जिनको हमने एक्सेप्ट किया, PSDP के अंदर शामिल किया, वफाक उन मंसूबों की फंडिंग कर रहा है, लेकिन ये PSDP का पैसा जो है वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, वो किसी हुकूमत का पैसा नहीं है, ये कराची के अवाम और सिंध के अवाम का पैसा है। तो हम सिर्फ वो मंसूबे नहीं करेंगे जो हमें सिंध हुकूमत बताएगी, हम वो मंसूबे करेंगे जो सिंध के अवाम, जो कराची के अवाम हमसे जिसका मुतालबा कर रहे हैं। तो उनको असल गिला इस बात का है। जो मंसूबे हैं वो तो अभी आपने खुद ही उनका जिक्र कर दिया। अंदरून सिंध के अंदर ऐसे बहुत सारे मंसूबे, नई गाज डैम आधा बन के वो रुक गया, सिंध ने कहा दिया हम बाकी पैसा नहीं देंगे, हमने कहा सारा पैसा हम दे देंगे, हम अपने पैसे से उसको मुकम्मल करा रहे हैं। इसी तरीके से K4 का मंसूबा जो है वो जॉइंटली फंडेड था, हमने कहा आपसे नहीं मुकम्मल होता, हम जिम्मेदारी लेते हैं, सारा पैसा हम इसके अंदर डालेंगे। और इसी तरीके से अरबों रुपए के बिजली के मंसूबे हैं, गैस के मंसूबे हैं, एजुकेशन के, तालीम के मंसूबे हैं, बंदरगाह के मंसूबे हैं। हर शोबे के अंदर सिंध के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि फीकस आबादी के लिहाज से अगर देखेंगे तो सिंध को पंजाब से ज्यादा शेयर मिल रहा है। लेकिन हसन उमर साहब, ये खैर मैं उनसे सवाल करूंगा कि 2.25 करोड़ बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, इलाज पे नहीं जाऊंगा। के इलेक्ट्रिक का मसला आज तक ये है कि जी बिजली का, और वो भी पता नहीं सिंध क्या कहते हैं, ये भी फेस करना पड़ रहा है, पानी की कमी। तो मैंने कहा कि ये जो बुनियादी मसले, सूरत हाल ये है कि जो सिंध, और जब गुफ्तगू आप कर रहे होते तो ऐसा लगता है कि आप सिंध पे डाल देते हैं कि क्योंकि वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि PTI की गवर्नमेंट तो यानी ये क्यों नहीं असर से कि आपके MNA यहाँ हैं, आपके MP हैं, ये शहर आपका है, ये सूबा आपका है, अगर वो काम जो नहीं पूरा उधर करते आप करें, या बताएं कि अगर इन्होंने ये नहीं किया तो उनका केस इसलिए आता है कि जी वफाक दिलचस्पी नहीं रहा, वफाक ये नहीं कर रहा। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि वफाक ने आज तक तारीख में कभी सिंध में इतना पैसा नहीं खर्च किया जितना हमारी हुकूमत कर रही है, और बड़ी तफसील से हम बार बार इसकी बात कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो मैं दोबारा तफसील दोहरा देता हूँ उसकी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते मुजाहिद भाई, आप ये नहीं कह सकते कि अगर सिंध की हुकूमत काम नहीं करी तो आप क्यों नहीं करते। आपको पता है पाकिस्तान का आईन क्या कहता है। मैं बिजली की जिम्मेदारी उन पर नहीं डाल रहा, मैं आपको बिजली का जवाब दे हूं, और मैं आपको जवाब देता हूं हमने क्या किया। आपको पता है कि कराची के लिए बिजली की जो सप्लाई थी उसमें पिछले 15 साल के अंदर कोई इजाफा नहीं किया गया था वफाक की तरफ से। कोई बिजली की जो सप्लाई थी वही 700 मेगावाट जो थी वही चल रही थी पिछले 15 साल से। हमने उसको बढ़ा के इस साल 1100 मेगावाट तो सप्लाई हम डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, जो जा चुकी है, वो इंशाअल्लाह ताला इस चीज के साथ बढ़ती चली जाएगी। और तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में होते हुए 700 मेगावाट से बढ़ के 2100 मेगावाट पहुंचाई जाएगी, यानी 3 गुना कर दी जाएगी। वो शहर जिसको वफाक की बिजली से 0 इजाफा मिला था, वहां 3 गुना वफाक से बिजली की सप्लाई बढ़ाई जा रही है इस तरीके इंसाफ की हुकूमत के अंदर। और उसके अंदर पहले 400 मेगावाट तो कराची ले चुका है और कराची को मिल चुके हैं। ये अभी जो ड्राई डॉकिंग का प्रॉब्लम हुआ है उससे पहले आप कराची में देखते, आप रमजान का खुद आपको अंदाजा होगा कि पिछले साल रमजान में जिस तरीके से लोड शेडिंग हुई थी और इस साल में कितना फर्क था। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वफाक ज्यादा हिस्सा दे रहा था कराची को। करते क्या थे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बनाया था। वो कहते थे ये क्या करें, कराची लोड नहीं ले सकता। भाई ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना किसका काम है। हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, हंगामी बुनियादों पे बनवाया, और हमने ये कहा था कि अगले साल की गर्मियां आने से पहले ये मुकम्मल होना चाहिए, और उन्होंने मुकम्मल किया और कराची को वो बिजली मिली। तो जो मेरी जिम्मेदारी है उसका मैं बिल्कुल जवाब दूं। अच्छा, मतलब मैं एक जो ख़ास है उसमें बाद में आना चाहता हूँ, मतलब कंक्लूडिंग सवाल होगा कोरोना, जिसके लिए आप बड़ा अहम मेन अदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं अभी वज़ीर ख़जाना साहब का है, मैं तो खैर जानता भी नहीं है। GDP 3.9 हो गया, तरसील ज़र में भी बड़ा इजाफा हुआ, बरामदात भी हुई, हाउसिंग में कहते हैं 41% हो गया, ऑटो का मैं पढ़ रहा था जी पता नहीं कितना सब कुछ हो गया। लेकिन जिस शोबे में चला, बैंक्स कहते हैं जी, आज स्टेट बैंक कह रहे थे जी रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। तो ये तमाम जिन इदारों में जिन मुनाफे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये उस अशराफिया के तबके को पहुंचा इसलिए
कि तरीन साहब खुद ये एतराफ़ करते हैं कि 2,60,00,000 जो हैं बेरोज़गार हुए हैं इस दौरान। तो आपने जिन लोगों ने जो इतने इतने मुनाफे कमाए उन लोगों से पूछा कि बेरोज़गार आपने कैसे कर दिए, या एक $1 से कम जिनकी आमदनी है? ये नहीं, मैं नहीं कह रहा तरीन, सॉरी, अगर जी ये नहीं हो सकता। हाँ, ये नहीं हो सकता कि शौकत तरीन ने ये कहा हो कि 2,60,00,000 लोग बेरोजगारों का इजाफा हुआ है, जो 5 को बेरोजगारी बढ़ी। कोरोना के दौरान लोग अपने रोजगार से महरूम हुए। हम अपने मीडिया का देख लेना, और कहाँ का चंद माह के लिए सर, चंद माह के लिए तो हमारी रिपोर्ट है, पाकिस्तान बिजनेस ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जो प्लानिंग मिनिस्ट्री, मेरी मिनिस्ट्री के नीचे, हमारी मिनिस्ट्री के नीचे वो झैली इदारा है, उसकी रिपोर्ट थी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए कोरोना जिस वक्त लॉकडाउन किए गए थे, और उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने के अंदर 90 से 95% लोग वापस रोजगार पे आ चुके थे। वो तो सारी हमारी रिपोर्ट है। देखिए, आप जो बात करें वो एक अहम बात है कि क्या जीडीपी ग्रोथ जो है क्या वही हदफ होना चाहिए? हमारे ख्याल में नहीं। बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, लोगों ने इसकी तारीफ की है, दुनिया ने तारीफ की है कि कोविड के होते हुए एक अच्छी हमें मईशत की तरक्की होती हुई नजर आई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन असल चीज़ जो है ना खुशी की, वो ये है कि ये मईशत की तरक्की हो कैसे रही है। सबसे बड़ा पाकिस्तान में रोजगार का जरिया है ज़राअत। 2/3 आबादी जो है वो बराह रास्त या बिलावास्ता जो है वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। पाकिस्तान की तारीख में ज़राअत की आमदनी में इतना इजाफा किसी 3 साल में नहीं हुआ जितना ये पिछले 3 साल के अंदर हुआ है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो बनी है वो ये है कि किसान को पूरी कीमत मिल रही है अपनी फसल की। गंदम की जो कीमत है, जो सिर्फ 100 रुपए का इजाफा हुआ था फी मन 5 साल में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के अंदर। असद भाई वक्त कम है, लेकिन आप ये मानने तैयार नहीं है कि महंगाई भी बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ी है, हुई, और मैं आपको इसे मिजाज नहीं डालता। नहीं सर, मैं आपको सर मैं जबरदस्ती कैसे मान जाऊं? महंगाई बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है महंगाई बढ़ी है। उस पर हम बड़ी तफसील में बात कर सकते हैं कि क्यों बढ़ी है, क्या सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है या जो कमोडिटीज हैं उसमें कीमतों में सारी दुनिया में इजाफा हुआ है। लेकिन जो अच्छी बात है वो तो मैं कहूंगा ना मुजाहिद भाई, मैं सिर्फ ये तो नहीं कह सकता कि आप सिर्फ खराब बात करें। मैं आमदनी की बात कर रहा था क्योंकि किसान है। दूसरा, शहरी जो रोजगार है, सबसे ज्यादा रोजगार जो है, सबसे बड़ा सेक्टर जो रोजगार देता है वो कंस्ट्रक्शन है। आपने खुद ही बता दिया कि कंस्ट्रक्शन किस तेजी से तरक्की कर रही है, वजीर आज़म खुद दिलचस्पी लेते हैं उसके अंदर। टेक्सटाइल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है, आपको पता है टेक्सटाइल के अंदर किस तरीके का बूम आया। वो मजदूर जो बेरोजगार हो रहे थे टेक्सटाइल में, फैसलाबाद में मजदूरों की कमी पड़ गई। सो जो बड़े बड़े रोजगार के शोबे हैं वहां तो बहुत आपको खुशहाली आती भी नजर आई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई किताबों के तक ये महदूद है। क्या हर पाकिस्तानी खुशहाल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि असद उमर साहब, जो कोरोना के सिलसिले में आप काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में हमारे यहाँ बहुत कम हुआ है। लेकिन ये एक तफसील तलब मौजू है, इस पर आइंदा के लिए उठा रखते हैं। मैं चाह रहा था, मुझे इल्म है कि आप मसरूफ़ भी हैं, वरना कोरोना के हवाले से, क्योंकि सिर्फ 7% है, लोग कहते हैं हम उस वक्त महफूज होंगे जब कम से कम 50% लोग वैक्सीन हो जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है ये, बिल्कुल मैं आपके साथ। और 50 नहीं, हमने 70% कम से कम टारगेट करना है। और आपके जरिए आखिर में सिर्फ मैं यही पैगाम देना चाहूँगा तमाम पाकिस्तान को कि वैक्सीन लगाइए, खुद भी महफूज हों, अपने घर वालों को और प्यारों को भी महफूज करें। इस वबा से मुकम्मल तौर पर निकलने का यही एक रास्ता है।